ओके, लेट्स अनपैक दिस। इंसान का दिमाग उसे खुश रखने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। ये सच में एक बहुत ही मतलब ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी यही सोचते हुए बिता देते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं बस खुशी पाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सच ये है कि हमारे अपने ही दिमाग का मेन काम हमें खुश रखना है ही नहीं। उसका काम सिर्फ हमें जिंदा रखना है। और इसी सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की जिद ने ना एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बीमारी को जन्म दिया है जिसे हम बहुत ही हल्के में लेते हैं। ओवर थिंकिंग, राइट? हाँ, ओवर थिंकिंग। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ओवर थिंकिंग शुरुआत में ना बहुत ही इंटेलिजेंट या समझदारी भरा काम लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि हम बहुत गहरी प्लानिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली किसी भी इंसान को लग सकता है कि वो किसी समस्या का बहुत ही लॉजिकल विश्लेषण कर रहा है, वो खुद को एक स्ट्रैटेजिस्ट समझने लगता है। लेकिन असल में वो बस एक ही डर को 100 अलग अलग एंगल से देख रहा होता है। सही बात है, वो समाधान नहीं ढूंढ रहा होता, बल्कि ये ढूंढ रहा होता है कि चीजें कितनी बुरी हो सकती हैं। ये बात हमेशा से मुझे बहुत उलझाती रही है। मतलब मुझे अक्सर लगता था कि ज्यादा सोचने वाला इंसान ज्यादा मैच्योर होता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन आज के इस डीप डाइव में, जहां हम ओवर थिंकिंग डिस्ट्रॉयज हैप्पीनेस किताब के आइडियाज खंगाल रहे हैं, तो नजरिया ही बदल जाता है। इस पूरी चर्चा का मिशन यही समझना है कि दिमाग में ये जो अदृश्य शोर चलता है ना, वो आखिर पैदा कैसे होता है और कैसे वो हमारी सारी एनर्जी चूस लेता है। हाँ, किताब बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे आलोचक, हमारे रिश्तेदार या समाज के लोग नहीं हैं, बल्कि वो आवाज है जो दिमाग के अंदर हर दिन बोलती है। वो आवाज जो फुसफुसाती है कि लोग क्या सोचेंगे, है ना? बिल्कुल। या फिर अगर मैं फेल हो गया तो ये आवाज कोई शारीरिक चोट तो नहीं पहुंचाती, लेकिन बिना शोर किए इंसान की शांति को पूरा खोखला कर देती है। इस किताब का एक बहुत ही गहरा दर्शन है कि खुशी कोई बड़ी मंजिल नहीं है, खुशी असल में सिर्फ मानसिक शोर की अनुपस्थिति है। और यही वो पॉइंट है जहां से हमें दिमाग के उस डिफॉल्ट मोड को समझना होगा। हम अक्सर दिमाग को एक पीस मशीन मान लेते हैं, जो कि वो है नहीं। बिल्कुल नहीं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो इंसान का दिमाग एक विशुद्ध सर्वाइवल मशीन है। मतलब अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, जब इंसान जंगलों में रहता था, हाँ, तो उसका दिमाग इस तरह से विकसित हुआ कि वो हर वक्त खतरे को सूंघ सके। अगर झाड़ियों में कोई सरसराहट हुई और इंसान ने सोचा कि शायद सिर्फ हवा है, तो शेरा कैसे खा जाएगा? एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो सोचता कि वहां खतरा है और भाग जाता, तो वो बच जाता। तो हमारे पूर्वजों के दिमाग ने हमेशा डरे रहने की आदत को एक इनाम की तरह देखा, क्योंकि उसी डर ने उन्हें जिंदा रखा। तो मतलब आज के दौर में जहां हम कंक्रीट के सुरक्षित घरों में बैठे हैं और कोई शेर हमला नहीं करने वाला, हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने जंगल वाले सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर कभी अपडेट ही नहीं हुआ। आज खतरे का रूप बदल गया है। अब शेर नहीं आता, बल्कि बॉस का एक ईमेल आता है कि मुझे तुमसे मीटिंग करनी है, और बस दिमाग तुरंत उसी फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। सोचने लगता है कि शायद नौकरी जाने वाली है। दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो ही ढूंढता है, भले ही सब कुछ नॉर्मल हो। हाँ, वो भविष्य की नकली फिल्में बनाता है और इंसान को मजबूर करता है कि वो उन्हें सच मान ले। एक मिनट, इस प्रोसेस को देखकर ना मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी तस्वीर बन रही है। क्या हमारा दिमाग एक ओवर एक्टिव स्मोक डिटेक्टर की तरह है? स्मोक डिटेक्टर कैसे? एक स्मोक डिटेक्टर का काम है घर में असली आग लगने पर अलार्म बजाना। वो लाइफ सेविंग है। लेकिन अगर हम किचन में सिर्फ एक टोस्ट भी जला दें और वो डिटेक्टर पूरे घर में भयानक पैनिक फैला दे, अरे बाप रे, हाँ। फायर ब्रिगेड बुलाने की नौबत आ जाए, तो वो सुरक्षा नहीं रह जाती, वो एक प्रताड़ना बन जाती है। लगातार होने वाली ओवरथिंकिंग भी तो वैसी ही है ना? ये एनालॉजी बहुत ही कमाल की है सच में। हमारा दिमाग एक ऐसे स्मोक डिटेक्टर में बदल गया है जिसका सेंसर खराब है। और अगर इसके पीछे का कारण देखें कि वो ऐसा क्यों करता है, हाँ, तो समझ आता है कि दिमाग हर कीमत पर सर्टेनिटी या निश्चितता चाहता है। अनिश्चितता उसके लिए मौत जैसी है। जब भविष्य अस्पष्ट होता है तो दिमाग उस खाली जगह को कल्पना से भरता है। और क्योंकि वो सर्वाइवल मशीन है, वो सबसे डरावनी कल्पना ही करेगा। बिल्कुल। वो सोचता है कि अगर मैं सबसे बुरे परिणाम के लिए तैयार रहूंगा तो मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा पाएगा। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। खुद एक सजा बन जाता है। जिस काल्पनिक दर्द के लिए इंसान खुद को तैयार कर रहा है, वो असल में उस कल्पना को जीते हुए उतना ही तनाव महसूस करता है जितना घटना होने पर करता। बिना चोट लगे दर्द सहने वाली बात। बिल्कुल, ये तो अजीब बात है। और इसी वजह से एक हैरान करने वाला सच सामने आता है।
वो ये कि नकारात्मक सोच इंसान के लिए एडिक्टिव हो जाती है। वेट, एक मिनट, ये बात पहचानी थोड़ी मुश्किल है। कोई इंसान उदासी या नेगेटिविटी का आदी कैसे हो सकता है? कोई दुखी थोड़ी रहना चाहता है। ये विरोधाभासी लगता है, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि दिमाग किसी अनजान खुशी की तुलना में जाने पहचाने दर्द को ज्यादा सुरक्षित मानता है। ओहो, मतलब नोन पेन इज बेटर देन अननोन हैप्पीनेस। एग्जैक्टली। दिमाग को सरप्राइज पसंद नहीं। जब लगातार बुरा सोचते हैं तो एक लूप बन जाता है। डर पैदा होता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है और वो तनाव फिर नए नेगेटिव विचारों को जन्म देता है। एक साइकिल बन जाती है। हाँ, और कई लोग सालों तक इस लूप में रहते हैं और फिर इसे अपनी पर्सनैलिटी मान लेते हैं। कहते हैं कि मैं तो स्वभाव से ही ऐसा हूँ। जबकि वो स्वभाव नहीं है, बस एक खराब न्यूरोलॉजिकल लूप है। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। और शायद इसी लूप का एक फिजिकल असर भी होता है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग दिन भर डेस्क पर बैठे रहते हैं, कोई पहाड़ नहीं तोड़ते, हाँ, कोई कुदाल नहीं चलाते, फिर भी शाम तक वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। ये थकान कहाँ से आती है यार? शरीर तो थका ही नहीं। इस अदृश्य थकान के पीछे एक ठोस कारण है। हमारे शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होने के बावजूद हमारा दिमाग 20% एनर्जी खाता है। 20%? सिर्फ सोचने में? हाँ, और ओवरथिंक करते समय ये खपत बहुत बढ़ जाती है। किताब इसे कंप्यूटर की रैम के उदाहरण से समझाती है। ये रैम वाली एनोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये कैसे काम कर रही है? मान लीजिए आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और स्क्रीन पर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट खुला है। लगेगा कि कंप्यूटर बहुत हल्का काम कर रहा है। लेकिन बैकग्राउंड में अगर 60 टैब खुले हों, कोई हैवी वीडियो चल रहा हो, अपडेट हो रहा हो, तो कंप्यूटर हैंग होने लगेगा, बैटरी खत्म होगी और वो गर्म हो जाएगा। ओह, तो इंसान के दिमाग के साथ भी यही हो रहा है। जब कोई चुपचाप लेटा होता है, शरीर आराम कर रहा है लेकिन दिमाग की रैम फुल है। 5 साल पहले की बहस में मुझे ये बोलना चाहिए था का पछतावा, अगले हफ्ते का खौफ, किसी से अपनी तुलना, ये सब बैकग्राउंड में हैवी एप्स की तरह चल रहे हैं। और ये हमारे फोकस को कमजोर कर रहे हैं, नींद खराब कर रहे हैं। मतलब थकान शारीरिक नहीं है, इस दिमागी शोर से है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इतनी बैकग्राउंड एप्स चल रही हैं, तो लोग उन्हें फोर्स क्विट करने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? मतलब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता हूँ या तेज म्यूजिक सुनता हूँ, क्या डिस्ट्रैक्शन से ये एप्स बंद हो जाती हैं? ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। डिस्ट्रैक्शन से कोई ऐप बंद नहीं होती, वो बस मिनिमाइज हो जाती है और एनर्जी चूसती रहती है। मतलब हम सिर्फ आवाज दबा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हाँ, किताब अकेलेपन और सन्नाटे को लेकर एक बहुत गहरी बात कहती है। अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना, ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अकेलापन आसपास लोगों की कमी नहीं है, ये खुद से और वर्तमान से कनेक्शन की कमी है। इंसान भीड़ में भी अकेला हो सकता है और लोग डिस्ट्रैक्शन इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें सन्नाटे से डर लगता है। सन्नाटे से डर? क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर, म्यूजिक या सोशल मीडिया बंद होगा, सन्नाटा छाएगा और उस सन्नाटे में दिमाग के वो बैकग्राउंड विचार बहुत लाउड हो जाएंगे। लोग उस अंदर के शोर से घबराते हैं। बिल्कुल, लेकिन हीलिंग डिस्ट्रैक्शन में नहीं है, अवेयरनेस में है। जब तक इंसान खुद के विचारों के साथ बैठना नहीं सीखता, वो शांति नहीं पा सकता। हमारी स्क्रीन देखने की आदतें दिमाग को और हाइपर एक्टिव बना देती हैं। Here's where it gets really interesting. जब हम सोशल मीडिया और अपनी धारणाओं की बात कर रहे हैं, तो किताब का एक चैप्टर कहता है कि हर विचार तथ्य नहीं होता, थॉट्स वर्सेस फैक्ट्स। हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वही परम सत्य है। और यही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जीत है। दिमाग सिर्फ भविष्यवाणी करने वाला एक इंजन है। वो अधूरी जानकारी से अनुमान लगाता है, सच नहीं दिखाता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूसरों के जजमेंट का डर, जिसे स्पॉटलाइट इफेक्ट भी कहते हैं। हमें लगता है पूरी दुनिया हमें ही देख रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर पार्टी में किसी से पानी का ग्लास गिर जाए तो वो इंसान 6 महीने तक शर्मिंदा होता है, सोचता है सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि दूसरे लोग उस घटना को शायद 6 मिनट में भूल चुके होते हैं। इंसान की ये गलत फहमी है कि वो दुनिया के सेंटर में है। सब अपनी ही समस्याओं में इतने उलझे हैं कि दूसरों को जज करने का टाइम ही नहीं है। किताब इस डर को एक अदृश्य जेल कहती है। एक ऐसी जेल जिसका दरवाजा खुला है, कोई पहरेदार नहीं। फिर भी इंसान बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे लगता है लोग जज करेंगे। और आज इंटरनेट ने इस जेल की दीवारें और ऊंची कर दी हैं। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं, वेकेशन, नई गाड़ी, और उसकी तुलना अपनी मुश्किलों से भरी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से करने लगते हैं। जैसे कोई फिल्म के ट्रेलर की तुलना कच्ची फुटेज से कर रहा हो।
ये बहुत घातक है। हाँ, इंटरनेट सिर्फ जीवन की ट्रॉफी दिखाता है। उसके पीछे का पसीना या संघर्ष कोई अपलोड नहीं करता। हर इंसान कोई लड़ाई लड़ रहा है, पर स्क्रीन पर सिर्फ मुस्कुराते चेहरे हैं। तो इस कंपैरिजन ट्रैप से खुद को बाहर कैसे निकालें? जो लोग सच्ची शांति पा चुके हैं, वो अपनी लेन में फोकस करते हैं। उन्हें पता है वो किसी और की रेस नहीं दौड़ रहे। और सबसे बड़ी बात, मजबूत लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में बड़ा फर्क है ना। कई बार लोग गुस्से में लंबा चौड़ा मैसेज भेज देते हैं और अगले दिन पछताते हैं। यही सारा खेल बदलता है। रिएक्शन हमेशा इमोशनल और तुरंत होता है। ये अमिगडाला से आता है, जो बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है। और रिस्पॉन्स इंटेलिजेंट होता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। जो लोग शांत होते हैं वो एक पॉज लेते हैं, रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर जवाब देते हैं। हर विचार पर तुरंत एक्शन लेना ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है, विचार हमारी एनर्जी चूस रहे हैं और वो सच नहीं है, तो इस पूरी बीमारी से बाहर निकलने का प्रैक्टिकल हल क्या है? सबसे मजबूत और सीधा समाधान है एक्शन लेना। ओवरथिंकिंग एक्शन की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये इंसान को एनालिसिस पैरालिसिस में डाल देती है। एनालिसिस पैरालिसिस बहुत सटीक शब्द है। इंसान बस प्लानिंग करता है, रिसर्च करता है, 10 लोगों से पूछता है, लगता है कि वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, पर असल में वो काम शुरू करने से बच रहा है। और जितना हम टालते हैं, डर उतना ही भयानक होता जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी बैठकर सोचने से नहीं आता। कमरे में बैठकर कितनी भी किताबें पढ़ लो, कॉन्फिडेंस एक्शन का ही बाय प्रोडक्ट होता है। जब कदम उठाते हैं तो क्लैरिटी मिलती है। वास्तविकता से भ्रम टूटते हैं, जबकि ओवरथिंकिंग सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक उलझन है। क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग सफल हैं उन्हें कभी डर नहीं लगता? क्या उन्होंने दिमाग को कंट्रोल करने का कोई जादुई तरीका खोज लिया है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है कि सफल लोग निडर होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग सिग्नल नहीं देता। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के गायब होने का इंतजार नहीं करते। अच्छा, वो डर के साथ ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो जानते डर साथ चलेगा। और जहां तक कंट्रोल की बात है, ओवरथिंकर्स हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। भविष्य को, लोगों की सोच को, जबकि अगले घंटे मौसम क्या होगा ये हमें नहीं पता। बिल्कुल, सच्ची शांति तब मिलती है जब इंसान मान लेता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम सिर्फ अपने एक्शन और नजरिए को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जिंदगी अनिश्चित है और उसी में आजादी है। ये चर्चा सच में धारणाओं को हिला देने वाली रही है। अगर हम इसे समेटें तो साफ है कि दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। खुशी के लिए नहीं, खतरे सूंघने के लिए बना है। और वो बैकग्राउंड रैम की तरह हमारी सारी ऊर्जा निचोड़ लेता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे विचार सच नहीं है और भविष्यवाणियां हैं। दूसरों के जजमेंट का डर एक भ्रम है। इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, सोचना बंद करके एक्शन लेना। क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये बस वो क्षण है जब फालतू शोर शांत हो जाता है, जो सिर्फ वर्तमान में होता है। अतीत का पछतावा और भविष्य का डर दोनों ही ऊर्जा चुराने वाले चोर हैं। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक गहरा सवाल उठता है। क्या सवाल? हमने जाना कि दिमाग हमें बचाने के लिए सर्वाइवल मोड में रहता है। तो क्या इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया में है, या फिर असली खतरा खुद दिमाग की उस सुरक्षित बंद कोठरी में है, जहां फेल होने के डर से हम असल जिंदगी जीना ही शुरू नहीं कर पाते? ये बहुत गहरी बात है। अगली बार जब नेगेटिव विचार आए तो उस पर विश्वास करने से पहले एक पल रुककर सोचिए, क्या ये दिमाग मेरा रक्षक है या ये एक ऐसा जेलर बन चुका है जो मुझे कभी बाहर ही नहीं जाने देना चाहता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।